उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत मस्त होंगे और आपने पिछली क्लास का रिवीजन कर लिया होगा। तो लास्ट में हमने क्लास कहाँ पे छोड़ी थी? आरबीआई के हम कार्य पढ़ रहे थे। आरबीआई के क्या क्या कार्य हैं, हमने 8 कार्य पढ़ लिए थे। और 8वें नंबर पे हमने क्या पढ़ा था लास्ट में? पिछली क्लास में हमने देखा था कि आरबीआई को सरकार का बैंक कहा जाता है। आरबीआई को सरकार का बैंक कहा जाता है। और आरबीआई को सरकार का बैंक क्यों कहा जाता है, हमने इसके प्रमुख 3 कारण भी दिए थे। पहला कि आरबीआई सरकार के एजेंट या प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। दूसरा बताया था कि आरबीआई सरकार को मौद्रिक विषयों संबंधी परामर्श दे सकता है या देता है ना। तीसरा हमने बताया था कि जो आरबीआई है वो सरकार के ऋणदान कार्यक्रमों का संचालन करता है। और यहाँ ऋणदान जो कार्यक्रम है उसका संचालन कैसे करता है हमने ये भी बताया था, सरकार को उधार देकर और सरकारी प्रतिभूति का प्रबंधन करके। किस प्रकार आरबीआई सरकारी प्रतिभूति का बाजार में क्रय और विक्रय करती है, जिसे ओएमओ ओपन मार्केट ऑपरेशन यानी आरबीआई के खुले बाजार की व्यवस्था या प्रक्रिया कहा जाता है, जिसे आरबीआई अपने ई कुबेर नामक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से संचालित करता है। हमने यहाँ तक पढ़ा था, है ना। और हमने ये भी जाना था कि जो सरकारी प्रतिभूति होती है उसको गिल्ड एज या जीसेक कहा जाता है। और सरकारी प्रतिभूति को हम 2 भागों में बांटते हैं, एक राज्य की और एक केंद्र की। एक केंद्र की और एक राज्य की। और अवधि के आधार पर हमने इनको 2 भागों में बांटा था। केंद्र की अगर हम देखें तो एक अल्पकालिक प्रतिभूति होती है और एक दीर्घकालिक होती है ना। अल्पकालिक जो प्रतिभूति होती है उसे कोष पत्र यानी ट्रेजरी बिल कहा जाता है। इसे मुख्यतः 3 प्रकार की होती है, 91 दिन की, 182 दिन की और 364 दिन की। जो अल्पकालिक प्रतिभूति होती है वो बट्टे यानी अंकित मूल्य से कम मूल्य पर जारी होती है। ठीक है, अंकित मूल्य से कम मूल्य पर जारी होने का मतलब है जैसे आरबीआई के पास सपोज सरकार ने अपना सिक्योरिटी रखा, ठीक है, 100 रुपए का, तो सिक्योरिटी 100 रुपए का रखा, लेकिन आरबीआई जो उधार देगा वो 90 रुपए दे रहा है। ठीक है, लेकिन जब सरकार अपनी सिक्योरिटी लेने जाएगी और उसको चुकाएगी अपना, तो कितना देगी? उसको 100 रुपए ही देगी। ठीक है, तो ये होता है अंकित मूल्य से कम मूल्य पर यानी बट्टे पर जारी करना। यानी यहां पर किसी भी प्रकार का कूपन या ब्याज देता नहीं होती, क्योंकि पहले से निश्चित होता है, इसीलिए इसे जीरो कूपन बॉन्ड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? जीरो कूपन बॉन्ड। ठीक है, और अल्पावधि का मतलब 1 वर्ष से कम का जो समय होता है। ठीक है, और दूसरी हमने बताया था दीर्घकालिक प्रतिभूति। दीर्घकालिक प्रतिभूति को दिनांकित प्रतिभूति यानी डेटेड सिक्योरिटी कहते हैं, जहां पे सरकार क्या करती है 1 वर्ष या लगभग सरकार क्या करती है 6 महीने में क्या करती है अपने ब्याज या कूपन को चुकाती है। ठीक है, यहां पर ब्याज और कूपन क्या होता है? निश्चित होता है, अपरिवर्तनीय होता है। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि जब रखा गया था, लिया गया था सिक्योरिटी, तब कुछ और था, बाद में अगर किसी भी कारणवश बाजार में उतार चढ़ाव होता है तो वो बढ़ जाता है। नहीं, यहाँ पे भी क्या होता है? निश्चित होता है। ठीक है, राज्य की हमने बताया था राज्य की अल्पकालिक कोई प्रतिभूति नहीं होती। अगर राज्य को कोई अल्पकालिक ऋण चाहिए तो वो केंद्र सरकार से ले सकती है। दूसरा, राज्य अल्पकालिक ऋण तो ले सकती है, लेकिन कैसे? अर्थोपाय अग्रिम के तहत। ठीक है, अर्थोपाय अग्रिम में हमने बताया था कि नगद प्रबंधन के लिए दिया जाने वाला खर्च होता है। नगद प्रबंधन कैसे? कि जैसे आपने बजट बनाया, आपका पैसा अब नहीं है आपके पास, आपको चीजें और खरीदी हैं, तो आप तत्काल ले सकते हैं। ठीक है, पहले से एडवांस में नहीं। ठीक है, दीर्घकालिक राज्य ले सकता है एसडीएल, स्टेट डेवलपमेंट लोन। ठीक है, तो ये हमने बताया था किस प्रकार जो प्रतिभूति होती है गवर्नमेंट सिक्योरिटी होती है केंद्र और राज्य की, और कैसे उसको अवधि के आधार पर बांटते हैं। ठीक है, तो जो दीर्घकालिक प्रतिभूति होती है उसका जो समय होता है वो 1 से 40 वर्ष का, अभी जो समय वर्तमान में अभी जो निश्चित है, ठीक है, लगभग 40 वर्ष तक का होता है। ठीक है, इसी को सरकारी बॉन्ड भी कहा जाता है। और दूसरी चीज, जो सरकारी ऋण होता है वो 2 प्रकार का हम जानते हैं, एक होता है आंतरिक ऋण और एक होता है बाह्य ऋण। एक आंतरिक ऋण और एक बाह्य ऋण। आंतरिक ऋण का जो प्रबंधन होता है वो कौन करता है? वो आरबीआई द्वारा किया जाता है, और बाह्य ऋण का प्रबंधन हमारा वित्त मंत्रालय करता है। भारत सरकार का ये बताइए कि आंतरिक ऋण ज्यादा है कि बाह्य? भारत सरकार का आंतरिक ऋण ज्यादा है, लगभग 95%, 95%। ठीक है, तथा बाह्य ऋण कितना है? 5%, विदेशी ऋण जिसे बोलते हैं। ठीक है, लेकिन अब ये बताइए कि आंतरिक ऋण अच्छा होता है कि बाह्य ऋण अच्छा होता है? आंतरिक ऋण अच्छा माना जाता है। क्यों? क्योंकि अगर सरकार को अगर ऋण चुकाना है तो सरकार आरबीआई से नए नोट छपवा कर उसको ऋण चुका सकती है। हाँ, यहाँ पर मुद्रास्फीति के बढ़ने, मुद्रास्फीति दर में वृद्धि की संभावनाएं रहती है। ठीक है, लेकिन अगर बाह्य ऋण अगर हम लेते हैं तो बाह्य ऋण में क्या होता है? विनिमय दर जोखिम होता है, एक्सचेंज रेट जोखिम। विनिमय दर जोखिम कैसे? ऐसे सपोज आपने अमेरिका से $100 उधार लिए, और जब आप भारत में $100 उधार लिए उस वक्त $1 का मूल्य 80 रुपए था। अब जब हम लौटा रहे हैं तो किसी भी कारणवश, बाजार की किसी भी कारणवश अगर उसमें बधेर फेर हुआ, यानी जब हमने लिया तब $1 बराबर 100 रुपए था, अब जब हम लौटा रहे हैं तो $1 बराबर 90 रुपए, है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ? अब हमें महंगा पड़ रहा है, अब हम घाटे में जा रहे हैं। तो यही रीजन है कि जो हम बाह्य ऋण लेते हैं यहाँ पर विनिमय दर जोखिम क्या होता है? अत्यधिक होता है। ठीक है, यानी भुगतान की देयता बढ़ने की ज्यादा संभावनाएं रहती हैं। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। एक बार फिर से आप, जो मैंने पिछली क्लास में मैंने ड्रॉ करके आपको दिखाया था, थोड़ा ब्लर हो गया था, मैंने देखा था, आप फिर से एक बार देखिए जो भी मैंने आपको समझाया, कैसे गवर्नमेंट सिक्योरिटी, कैसे ये अल्पकालिक दीर्घकालिक, आप फिर से देखिए एक बार।
तो अभी सिक्योरिटी में हम एक और चीज जानते हैं, बॉन्ड क्या होता है। बॉन्ड आपने बहुत बार नाम सुना होगा, बॉन्ड है ना। बॉन्ड एक प्रकार का ऋण प्रपत्र होता है। क्या होता है? ऋण प्रपत्र, डेट इंस्ट्रूमेंट, जिसके माध्यम से बाजार से उधार लिया जाता है, जिसके माध्यम से बाजार से उधार लिया जाता है। और बॉन्ड की विशेषताएं क्या होती हैं? कोई ऋण प्रपत्र, कोई डेट इंस्ट्रूमेंट कब होगा, उसकी कुछ विशेषताएं होती हैं। पहला, बॉन्ड की जो अवधि होती है, टाइम पीरियड, वो क्या होता है? निश्चित होता है, यानी पहले से उसमें टाइम पीरियड मेंशन होता है, ठीक है। दूसरा, बॉन्ड का जो ब्याज या कूपन होता है वो भी निश्चित होता है। और तीसरा, बॉन्ड का जो प्रतिफल होता है, यानी जो रिटर्न होता है, वो क्या होता है? गारंटी युक्त होता है, अर्थात लाभ हो या नुकसान आपको ब्याज या कूपन चुकाना ही पड़ेगा। इसीलिए जो बॉन्ड धारक होते हैं उन्हें कंपनी का लेनदार यानी क्रेडिटर कहा जाता है। उन्हें कंपनी का क्या कहा जाता है? क्रेडिटर, लेनदार कहा जाता है। बॉन्ड भी दो प्रकार से जारी होते हैं, एक सरकार द्वारा और एक निगम या निजी क्षेत्र द्वारा। तो जो सरकार द्वारा बॉन्ड जारी होता है उसको सरकारी बॉन्ड कहते हैं, और जो निगम या निजी क्षेत्र द्वारा जो बॉन्ड जारी होता है उसको हम क्या बोलते हैं? बॉन्ड या डिबेंचर। क्या बोलते हैं? बॉन्ड या डिबेंचर। अब हम जानते हैं कि बॉन्ड का यील्ड क्या होता है। हमने क्लास में पढ़ा कि बॉन्ड की विशेषता में कि जो बॉन्ड का प्रतिफल होता है वो गारंटी युक्त होता है। तो बॉन्ड का यील्ड क्या है? बॉन्ड का यील्ड जो होता है वो बॉन्ड का प्रतिफल होता है, यानी बॉन्ड का रिटर्न होता है। बॉन्ड का जो कूपन या ब्याज होता है वो हमेशा क्या होता है? हमने बताया था कि निश्चित होता है, लेकिन जो यील्ड होता है, बॉन्ड का जो प्रतिफल यानी जो रिटर्न होता है, वो निश्चित नहीं होता, वो अपरिवर्तित होता रहता है। यानी बॉन्ड के मूल्य में अगर परिवर्तन होता है, उसी के सापेक्ष बॉन्ड के यील्ड में परिवर्तन होता रहता है। कैसे होता है हम अभी आपको बताएंगे, ठीक है, पूरे ड्रॉ करके फॉर्मूला से दिखाएंगे, ठीक है। पर अभी आप समझिए कि बॉन्ड का जो यील्ड होता है वो निश्चित नहीं होता, परिवर्तित होता रहता है। किसके सापेक्ष? बॉन्ड के मूल्य के सापेक्ष। जबकि इसका ब्याज या कूपन क्या होता है? निश्चित होता है, ठीक है। तो बॉन्ड का जो यील्ड होता है उसके परिवर्तन के कारण हमने बताया कि बॉन्ड के मूल्य में परिवर्तन होता है, तो बॉन्ड का यील्ड परिवर्तित होता है। तो बॉन्ड का जो मूल्य है जो उसके यील्ड को प्रभावित करता है, इसके परिवर्तन के क्या क्या कारण हो सकते हैं, यानी कौन से कारक हैं जो बॉन्ड के मूल्य को प्रभावित करते हैं। पहला हमने जाना कि डिमांड एंड सप्लाई, बाजार में मांग और आपूर्ति, जो बॉन्ड होता है उसके मूल्य को क्या करता है? प्रभावित करता है। भाई किसी चीज की मांग ज्यादा होगी, मांग ज्यादा होती है उसको मूल्य में कमी आ जाती है, मांग कम आपूर्ति ज्यादा, तो वही बात है उसके मूल्य में कमी। अगर आपूर्ति कम हो जाती है और मांग बढ़ जाती है, यानी सप्लाई कम हो रही है, तो उसके मूल्य में क्या होती है? वृद्धि हो जाती है। तो बॉन्ड के मूल्य को क्या क्या प्रभावित करता है? पहला, मांग और आपूर्ति की क्रिया, ठीक है, डिमांड एंड सप्लाई। मुद्रास्फीति की दर, बैंकों के ब्याज दर में जो परिवर्तन होता है वो भी बॉन्ड के मूल्य को प्रभावित करता है। विदेशी मुद्रा भंडार यानी फॉरेक्स भी उसको प्रभावित करता है। आयात और निर्यात भी क्या करता है? बॉन्ड के मूल्य को प्रभावित करता है, ठीक है। बॉन्ड की खरीद और बिक्री भी इसको प्रभावित करता है। फेडरल रिजर्व के ब्याज दरों में वृद्धि अगर होती है, वो भी, यानी वृद्धि या कमी कुछ भी हो दो में से, वो भी बॉन्ड के मूल्य को क्या करता है? प्रभावित करता है। आरबीआई की मौद्रिक नीतियां भी बॉन्ड के मूल्य को प्रभावित करती हैं। अब किस प्रकार आरबीआई की मौद्रिक नीति प्रभावित करती है हम अभी आपको दिखाएंगे, ठीक है। विदेशी निवेश इत्यादि भी बॉन्ड के मूल्य को क्या करता है? प्रभावित करता है, ठीक है। तो इस प्रकार हम जानते हैं कि बॉन्ड का जो मूल्य होता है वो किस प्रकार, कौन कौन से कारक उसको प्रभावित करते हैं, ठीक है। तो बॉन्ड के मूल्य का प्रभाव उसके यील्ड पर पड़ता है। इससे संबंधित प्रश्न आईएसपीटी 2021 से पूछा गया है, ठीक है, कि बॉन्ड के मूल्य का प्रभाव किस प्रकार बॉन्ड के यील्ड पर पड़ता है, ठीक है। तो बॉन्ड का मूल्य और बॉन्ड के यील्ड में व्युत्क्रमानुपाती संबंध होता है। अगर हम बॉन्ड के यील्ड को निकालना चाहते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है कि यील्ड परसेंटेज बराबर होता है कूपन दर बटे बॉन्ड का मूल्य गुणे 100। ये देखिए पूरा फॉर्मूला। तो हमने बताया कि यील्ड जो है, यील्ड परसेंटेज निकालना है, तो यील्ड परसेंटेज बराबर क्या होता है? कूपन दर बटे बॉन्ड का मूल्य इंटू 100, ठीक है। तो बॉन्ड का मूल्य और बॉन्ड के यील्ड में संबंध, सपोज माना एक बॉन्ड है, ये जो हमने एक ब्रैकेट बनाया, ठीक है, सपोज ये बॉन्ड है और इस बॉन्ड का मूल्य हमारा कितना है? 100 रुपीज़, ठीक है, यानी बॉन्ड का अंकित मूल्य 100 है और बॉन्ड में जो कूपन है, ब्याज है, वो 8% का, जो अवधि है वो कितनी है? 5 साल के लिए, ठीक है। अब देखिए हमने कॉलम बनाया हुआ है चार्ट, ठीक है। इस 4 कॉलम में पहले कॉलम में दिखाया गया है कि अगर मार्केट में, मतलब अगर बॉन्ड की स्थिति कैसी है, बॉन्ड की स्थिति के अकॉर्डिंग बॉन्ड का मूल्य निर्धारित होता है। यानी अगर डिमांड एंड सप्लाई बराबर है तो सपोज बॉन्ड का मूल्य हमने 100 मान लिया, कूपन दर हम हर बार इसका फिक्स रखेंगे, ठीक है, 8%, ठीक है। तो अगर डिमांड एंड सप्लाई बराबर है, बॉन्ड का मूल्य 100 है और ब्याज दर 8% है, ठीक है, तो यील्ड बराबर, हमने बताया था यील्ड बराबर क्या होता है? यील्ड परसेंटेज बराबर कूपन दर मतलब 8% और बॉन्ड का मूल्य बटे 100 इंटू 100, ठीक है, और कैलकुलेशन करेंगे तो 8% आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट दूसरे केस में अगर हमारी जो मांग है, डिमांड है, वो ज़्यादा होती है, आपूर्ति कम होती है, ठीक है, यानी बॉन्ड के मूल्य में हमारी वृद्धि हो रही है। देखिए वृद्धि को दिखाया गया, ठीक है। अभी भी हमारा कूपन दर क्या है? फिक्स है, 8% है, ठीक है। वही फॉर्मूला, यील्ड परसेंटेज बराबर कूपन दर यानी 8 बटे बॉन्ड का मूल्य 120 इंटू 100, कैलकुलेशन करेंगे 6.6%, ठीक है। थर्ड केस हमने देखा कि डिमांड हमारी कम है और सप्लाई ज़्यादा है, आपूर्ति ज़्यादा है, यानी बॉन्ड के मूल्य में अब हमारी क्या हो रही है? कमी आ रही है, ठीक है। अभी भी कूपन दर हमारा 8% है और जो हमारा यील्ड है, अगर यील्ड परसेंटेज निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे?
कूपन दर यानी 8 बटे बॉन्ड का मूल 80 इंटू 100 इक्वल कैलकुलेशन करेंगे 10%, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि जब बॉन्ड का मूल्य बढ़ रहा है, बॉन्ड का मूल्य बढ़ रहा है तो यील्ड हमारा क्या हो रहा है, कम हो रहा है, और जब मूल्य में कमी आ रही है बॉन्ड के तो यील्ड में हमारी क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो इस प्रकार बॉन्ड के मूल्य और बॉन्ड के यील्ड में कैसा संबंध है हमारा, व्युत्क्रमानुपाती संबंध है, इनवर्सली रिलेशन, ठीक है। तो बैंक के ब्याज और बॉन्ड के यील्ड में क्या संबंध है, याद रखना कि बैंक के ब्याज और बॉन्ड के यील्ड में अनुक्रमानुपाती यानी समानुपाती प्रोपोर्शनल संबंध होता है। अर्थात अगर बैंक का ब्याज बढ़ता है तो जो बॉन्ड होता है उसका यील्ड भी बढ़ जाता है, यानी उसका प्रतिफल रिटर्न भी बढ़ता है। अगर बैंक के ब्याज दरों में कमी होती है तो बैंक जो बॉन्ड उसके यील्ड में भी क्या होती है, कमी होती है। कैसे, देखिए, अगर बैंक है, ठीक है, बैंक के ब्याज दरों में वृद्धि, बैंक ने अपने ब्याज दरों में वृद्धि कर दी तो जो जमा है उसमें भी क्या हो गई, वृद्धि, जो आपके पैसे बैंक में जमा है उसमें भी वृद्धि हो जाएगी। अब अगर बैंक के ब्याज दरों में वृद्धि हो गई तो निवेशक जमा में बैंकों में क्या होगी, वृद्धि होगी, लोग बैंकों में निवेश करेंगे, बैंक में जमा करेंगे अपनी पूंजी। अगर बैंकों की जमा में वृद्धि होगी तो लोग बॉन्ड कम खरीदेंगे, यानी बॉन्ड की मांग कम हो जाएगी। मांग, क्योंकि बॉन्ड की मांग कम हुई तो बॉन्ड के मूल्य में कमी, क्योंकि मांग कम, हम जानते हैं मांग कम तो मूल्य में कमी, तो मूल्य में गिरावट आ गई। और हमने अभी आपको बताया कि अगर बॉन्ड के मूल्य में कमी होती है तो बॉन्ड का यील्ड या प्रतिफल क्या होता है, बढ़ जाता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि बैंक के ब्याज और बॉन्ड के यील्ड में दोनों में क्या होता है, अनुक्रमानुपाती संबंध होता है, यानी एक के सापेक्ष दूसरे में परिवर्तन होता है, ठीक है। तो हमने अभी आपको बताया कि बैंक के ब्याज और बॉन्ड के यील्ड में कैसा संबंध होता है, समानुपाती अनुक्रमानुपाती। देखिए कैसे, कि बैंक की ब्याज दर में जैसे वृद्धि हो रही है तो जमा ब्याज दर में भी वृद्धि होगी, तो निवेशक आकर्षित होंगे और बैंक में जमा करेंगे, ठीक है। तो अगर निवेशक बैंक में जमा कर रहे हैं तो बाजार में बॉन्ड में मांग में क्या होगी, कमी आएगी, बॉन्ड की मांग में कमी मतलब बॉन्ड के मूल्य में कमी। और हमने पढ़ा था कि बॉन्ड के मूल्य में कमी बॉन्ड के यील्ड या रिटर्न को क्या करता है, बढ़ा देता है। तो इस प्रकार बैंक के ब्याज और बॉन्ड के यील्ड में कैसा संबंध है, समानुपाती या अनुक्रमानुपाती, ठीक है, प्रोपोर्शनल रिलेशन है, ठीक है, यानी एक के सापेक्ष दूसरे में वृद्धि होती है। सिक्योरिटी यानी प्रतिभूति से संबंधित एक और टर्म को समझिए, आरडीजी स्कीम, रिटेल डायरेक्ट गिल्ट स्कीम। ये क्या होता है, 2020-21 से पहले क्या होता था, जो खुदरा निवेशक होता था, रिटेल इन्वेस्टर जो होता था, वो डायरेक्ट आरबीआई से सरकारी प्रतिभूति का क्रय विक्रय नहीं कर सकता था। उसके लिए उससे पहले क्या होता था, उसके पास डीमैट खाता होना चाहिए। अब डीमैट खाता क्या, आप आगे समझेंगे। अब इतना समझिए कि जैसे आपका खाता होता है उस प्रकार एक खाता होता है, ठीक है, व्यापारियों का, ठीक है। तो एक होता है, एक उसके पास डीमैट खाता होना चाहिए, डीमैट खाता। दूसरा स्टेप, अगर उसको गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदनी है तो उसको एक मध्यस्थ की जरूरत होती थी, यानी एनएसई और बीएसई, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ये पूंजी बाजार के हिस्से होते हैं, ठीक है। इनके माध्यम से वो सरकारी प्रतिभूति का क्या करती थी, क्रय और विक्रय करता था। कौन, खुदरा निवेशक, ठीक है। यही कारण था कि खुदरा निवेशक बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाते थे। खुदरा निवेशक में वो आते हैं जो 2 लाख से कम का इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। लेकिन इनकी सहभागिता बढ़ाने के लिए सरकार ने 2020-21 में क्या शुरू किया, आरडीजी, रिटेल डायरेक्ट गिल्ट स्कीम। इससे क्या हुआ, अब किसी भी खुदरा निवेशक को डीमैट खाता रखना जरूरी नहीं, यानी डीमैट खाता अब की अनिवार्यता खत्म कर दी गई। खाता होना चाहिए, अकाउंट होना है, लेकिन डीमैट अकाउंट होना जरूरी नहीं। अब उसके लिए उसको क्या होना चाहिए, एक आरडीजी अकाउंट होना चाहिए। आरडीजी अकाउंट कहाँ होगा, आरबीआई में। आरडीजी अकाउंट आरबीआई में होगा और यह सिर्फ प्रतिभूति से संबंधित क्रय विक्रय के लिए होता है, यानी जो अन्य बैंक काम करती है वैसा काम नहीं करेगा। आप जानते हैं आरबीआई बैंकों का जैसा काम नहीं करता, ये बैंकों का बैंक होता है, ये प्रत्यक्ष ग्राहक से लेन देन नहीं करता है ना। तो आरबीआई के पास जब आप आरडीजी खाता खोलेंगे तो आरडीजी खाता जो होता है वो प्रतिभूति से संबंधित होता है, ठीक है। तो जैसे सपोज ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, यहाँ पर एक खुदरा निवेशक है, अब इसके पास पहले डीमैट खाता हो, फिर उस डीमैट खाता होना चाहिए, और दूसरा एनएसई और बीएसई के माध्यम से वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी को परचेस करता था, उस पर इन्वेस्ट करता था, ठीक है। लेकिन 2021 में आरबीआई ने सुधार किया और 2021 में डीमैट खाता की अनिवार्यता को खत्म किया और आरडीजी खाता खुलवाया, यानी जो आरबीआई में खोला जाता है। और अब इसके माध्यम से जो रिटेल होते हैं, जो खुदरा निवेशक होता है, वो भी क्या कर सकता है, डायरेक्ट सरकारी प्रतिभूति का क्रय और विक्रय कर सकता है, ठीक है। तो हमने अभी आरडीजी स्कीम बताई थी, आरडीजी स्कीम, रिटेल डायरेक्ट गिल्ट स्कीम, ठीक है। ये देखिए पूरा हमने ड्रॉ किया कि कैसे यहाँ पे आरबीआई है और यहाँ पे खुदरा निवेशक है, ठीक है, जो रिटेल इन्वेस्टर है, कैसे उसको आरबीआई से सरकारी प्रतिभूति को क्रय विक्रय करने के लिए क्या करना पड़ता है, एनएसई और बीएसई का सहारा लेना पड़ता है, कैसे उसके पहले उसको डीमैट खाता खोलना पड़ता है, ठीक है। और इसी मॉडल को, ये जो इनडायरेक्ट सरकारी प्रतिभूति का जो खुदरा निवेशक है क्रय और विक्रय कर रहा है, इसी मॉडल को क्या बोलते थे, एग्रीगेटर मॉडल, ठीक है। और फिर हमने देखा 2021 में क्या हुआ, 21 में आरडीजी स्कीम शुरू की गई। आरडीजी खाता खोलना होता है खुदरा निवेशक को, कहाँ पर खुलता है, ये आरबीआई में, ठीक है। इसके तहत अब खुदरा निवेशक डायरेक्ट आरबीआई से सरकारी प्रतिभूति का क्या कर सकता है, क्रय कर सकता है, ठीक है। तो हमने देखा कि 2021 से पहले 2 प्रकार के निवेशक होते थे, एक कंपनी यानी कंपनी के रूप में, और दूसरे होते थे एचएनआई, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, जो 2 लाख से अधिक का इन्वेस्ट करते थे, ठीक है। लेकिन 2021 में जो सुधार किया गया, आरडीजी स्कीम लाई गई, उसके तहत अब बाजार में 3 प्रकार के निवेशक होते हैं,
है ना। पहले कंपनी यानी कंपनी के रूप में, दूसरा HNI हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल, और तीसरे क्या हुआ खुदरा निवेशक रिटेल इन्वेस्टर। ठीक है, जो खुदरा निवेशक होते हैं वो RDG स्कीम के तहत जिन सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश कर सकते हो कौन कौन सी है? कोष पत्र, दूसरा दिनांकित प्रतिभूति, इसे सरकारी प्रतिभूति भी कहते हैं, तीसरा गोल्ड सॉवरेन बॉन्ड, और चौथा SDL स्टेट डेवलपमेंट लोन, राज्य विकास ऋण। ठीक है, इन चार के तहत जो खुदरा निवेशक होता है वो क्या कर सकता है? निवेश कर सकता है। अब हम जानते हैं गोल्ड सॉवरेन बॉन्ड क्या है। वर्तमान में जो RBI है वो दो प्रकार के सॉवरेन बॉन्ड जारी करती है, एक गोल्ड सॉवरेन बॉन्ड और दूसरा है ग्रीन सॉवरेन बॉन्ड। तो हम गोल्ड सॉवरेन बॉन्ड पढ़ते हैं जिसपे खुदरा निवेशक निवेश कर सकता है। ठीक है, तो जो गोल्ड सॉवरेन बॉन्ड होता है इसकी शुरुआत वर्ष 2015 में की गई थी। गोल्ड सॉवरेन बॉन्ड का उद्देश्य क्या था इसको शुरू करने का? सोने का जो आयात है उसको कम करना तथा भौतिक सोने की जो मांग है उसमें कमी लाना, भौतिक सोने की मांग में कमी लाना और उसकी आयात को कम करना। तो ये होता क्या है? ये एक प्रकार का कागज तथा इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड होता है जो निवेशक को वर्तमान समय में जो सोने का मूल्य होता है उसके बराबर उसको निवेश देता है। यानी सपोज मान लीजिए कि ये मेरे पास ये पेंसिल है, ठीक है, तो सपोज ये पेंसिल का रेट 5 रुपए है। ठीक है, अब अगर ये पेंसिल का रेट 5 रुपए, मैं आपको 5 रुपए दूं, चाहे आप ये पेंसिल ले लो चाहे 5 रुपए ले लो, दोनों चीज बराबर है। तो यही कह रहा है गोल्ड सॉवरेन बॉन्ड, यही है कि एक इलेक्ट्रॉनिक, जैसे आपके पास मुद्रा है, मुद्रा क्या है? वो कागज की नोट है लेकिन उसकी वैलिडेशन है सरकार की तरफ से, है ना, इसीलिए उसकी वैलिडेशन है, वरना है तो वो कागज ही। आप उस कागज के बदले, उस मुद्रा, जिस नोट को हम बोलते हैं ना, उसके बदले में अगर हम सोना लाना चाहें, कितनी भी कीमती धातु, दुनिया कितनी भी अच्छी चीज है, कुछ भी कितनी महंगी चीज खरीद सकते हैं क्योंकि उसका वैलिडेशन है, उसको वैलिडेशन प्राप्त है। वैसे ही ये भी एक प्रकार का क्या है? एक वैलिडेशन बॉन्ड होता है जो कैसा मूल्य देता है? जो वर्तमान में जो उस वक्त मूल्य चल रहा होगा बाजार में, निवेशक को उसका मूल्य प्रदान करता है। ठीक है, तो इसकी जो मैच्योरिटी पीरियड होती है, परिपक्वता अवधि जो होती है वो कितनी होती है? 8 साल, 8 ईयर्स की होती है। लेकिन इसका जो बंधक पीरियड होता है यानी लॉक पीरियड होता है 5 साल, यानी 5 साल से पहले आप नहीं ले सकते लेकिन 5 साल के बाद आप ले सकते हो। ठीक है, तो जब 8 साल बाद यानी परिपक्वता अवधि के बाद अगर जो धारक है, जो बॉन्ड धारक है, अगर वो बॉन्ड अपना लेना चाहे, ठीक है, तो जो निवेशक है उसको वर्तमान में जो सोने का मूल्य होगा उस मूल्य के बराबर उसको उसका निवेश प्राप्त होगा। ठीक है, ये इसका उद्देश्य था शुरू करने का। और निवेश प्राप्त होगा यानी किसी भी प्रकार का भौतिक सोना नहीं प्राप्त होगा, वो निवेश उतना प्राप्त होगा, उतना उसको मूल्य मिल जाएगा। ठीक है, ये है गोल्ड सॉवरेन बॉन्ड। ठीक है, इसकी शुरुआत वर्ष 2015 में की गई थी और इसमें जो खुदरा निवेशक है 2021 के बाद से उसको प्रत्यक्ष रूप से इस बॉन्ड को खरीद सकते हैं। ठीक है, RBI जारी करता है, आप नोटिफिकेशन देख सकते हैं, आता रहता है। ठीक है, तो इसमें विदेशी निवेश नहीं कर सकते, विदेशी निवेशक निवेश नहीं कर सकता, इसकी खासियत है। और दूसरा, इसका ब्याज करयुक्त होता है, अर्थात अगर आप कर के दायरे में आते हैं, आप आयकर में आते हैं, तो इसका जो ब्याज होगा वो भी क्या होगा? करयुक्त होता है। ठीक है, इसमें जो अधिकतम सीमा है परिवार के लिए वो 4 kg गोल्ड रखी गई है तथा जो कंपनी है, ठीक है, कंपनी या ट्रस्ट, इसके लिए 20 kg सोना रखा गया है। ठीक है, तो ये हमारा गोल्ड सॉवरेन बॉन्ड। अब हम RBI का एक और कार्य जानते हैं, 9वां, 8 कार्य हमने पढ़ लिया, 8 कार्य में 8 में लास्ट में हमने सिक्योरिटी पढ़ी थी, सिक्योरिटी के तहत अभी सब पढ़ रहे थे। ठीक है, एक और हम कार्य जानते हैं कि RBI जो है वो शाख सृजन का कार्य नहीं करती है, यानी क्रेडिट क्रिएशन नहीं करती, बल्कि शाख नियंत्रण का कार्य करती है, क्रेडिट कंट्रोल का कार्य करती है। अब शाख नियंत्रण का कार्य करती है, शाख सृजन का कार्य नहीं करती, इसका मतलब क्या है? जो वाणिज्यिक बैंक होते हैं वो क्या करते हैं? शाख सृजन का काम करते हैं। और शाख सृजन का क्या मतलब होता है? किसी बैंक के उधार देने की क्षमता उसकी शाख सृजन होती है, अर्थात जो बैंक होते हैं उनके पास उनकी जमा से अधिक उधार देने की क्षमता होती है, उनके पास उनकी जमा से अधिक उधार देने की क्षमता होती है, यानी बैंकों की शाख सृजन क्षमता उनकी जमा की तुलना में क्या होता है? अधिक होता है। जो बैंक होते हैं वो अपना एक निश्चित प्रतिशत रिजर्व के रूप में रखते हैं, CRR या SLR के रूप में। ठीक है, और इसका निर्धारण कौन करेगा? RBI करता है। और कभी भी बैंक अपना जो रिजर्व है उसका उपयोग शाख सृजन में नहीं कर सकते, अर्थात बैंक का जो रिजर्व है और शाख सृजन में व्युत्क्रमानुपाती संबंध होता है। और हमने बताया कि रिजर्व का निर्धारण RBI करेगा। तो अगर रिजर्व में वृद्धि होती है तो शाख सृजन में कमी आती है, यानी उधार देने की क्षमता में कमी आती है। अगर रिजर्व में कमी होती है तो शाख सृजन में वृद्धि होती है। यानी अगर हम इनमें रिलेशन देखें तो मान लीजिए रिजर्व R है, ठीक है, तो हम अगर जानना चाहें फॉर्मूले में कि तो बैंक की शाख सृजन बराबर जमा गुणे 1/R। देखिए मैंने पूरा एक्सप्लेन किया। देखिए तो यहाँ पे देखिए, मान लीजिए रिजर्व आप R मान लेते हैं, ठीक है, एक संकेत ले लेते हैं, ठीक है, तब बैंक की शाख सृजन क्षमता और रिजर्व में संबंध कैसा है? देखिए
बैंक की साक्ष्य क्षमता बराबर जमा गुणे 1/r, ठीक है, यानी साक्ष्य क्षमता और रिजर्व में व्युत्क्रमानुपाती संबंध है। कैसा? व्युत्क्रमानुपाती संबंध है। हम उदाहरण से समझते हैं। सपोज बैंक का जमा कितना है? 100 है, ठीक है, और आर मतलब हमारा रिजर्व 10%, ठीक है। हम जमा हर बार फिक्स रखेंगे और हम रिजर्व को, यानी जो हमारा रिजर्व है उसको बदल के देखेंगे कैसे जो रिजर्व है वो साक्ष्य क्षमता को प्रभावित करता है, साक्ष्य क्षमता कैसे रिजर्व के व्युत्क्रमानुपाती है, ठीक है। तब साक्ष्य क्षमता फॉर्मूला हम जानते हैं क्या है, जमा यानी 100 इंटू 1/r, 1/r, r मतलब 10%, ठीक है। अब इसको कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा कितना आ रहा है 1000, ठीक है। तब साक्ष्य क्षमता बराबर 1000। नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं कि सपोज हम मान लेते हैं कि हमारा जमा अभी भी हमारा 100 है, अब हमारा r क्या है, हमने कम कर लिया उसको 5% कर लिया, ठीक है। हम उसी फॉर्मूले पे अपने सारे डिजिट्स को पुट करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं तो हमारा साक्ष्य कितना आता है 2000 आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लेते हैं कि हमारा जमा अभी भी हमारा 100 है, ठीक है, रिजर्व हमारा 20 हो गया, अब हमारा रिजर्व बढ़ गया, ठीक है। तो साक्ष्य क्या होगा, हम उसी फॉर्मूले में यानी जमा 100 इंटू 1/20%, ठीक है, रिजर्व यानी, और कैलकुलेशन कर रहे हैं तो हमारा निकल रहा है 500, ठीक है। तो हम क्या देख रहे हैं कि जब हमारा रिजर्व क्या होता है, कम होता है, तो हमारी साक्ष्य में वृद्धि होती है, और जब हमारा रिजर्व क्या होता है, बढ़ जाता है, तो साक्ष्य में क्या हो रहा है, हमारी कमी हो रही है, ठीक है। तो इस प्रकार हमने अभी जो बताया कि जो बैंक की साक्ष्य क्षमता और रिजर्व में कैसा संबंध होता है, व्युत्क्रमानुपाती संबंध होता है, ठीक है, इन्वर्सली रिलेशन होता है। तो इस प्रकार साक्ष्य का कार्य वाणिज्यिक बैंक और साख नियंत्रण का कार्य कौन करता है, आरबीआई करता है। तो अब प्रश्न आता होगा कि आरबीआई साख नियंत्रण कैसे करती है। आरबीआई साख नियंत्रण के लिए दो प्रकार की मौद्रिक नीति के उपकरण या घटक का प्रयोग करती है। क्या करती है? आरबीआई साख नियंत्रण के लिए दो प्रकार की मौद्रिक नीति के उपकरण या घटक का प्रयोग करती है। पहला मात्रात्मक उपकरण या घटक, और दूसरा क्या है, गुणात्मक उपकरण या घटक, ठीक है। तो मौद्रिक नीति के घटक या उपकरणों को दो भागों में बांटा, मात्रात्मक और गुणात्मक। मात्रात्मक में क्या क्या आता है, जैसे बैंक दर हो गया, लाफ हो गया, एलएएफ, आनुपातिक कोष प्रणाली, ओएमओ हो गया, ठीक है, इसके अंतर्गत भी घटक आते हैं, ठीक है। और गुणात्मक में क्या आता है, जैसे मार्जिन आवश्यकता, शाख की राशनिंग, नैतिक दबाव तथा प्रत्यक्ष कार्रवाई, ये चार आते हैं, ठीक है। अब इन सबको हम डिटेल में पढ़ते हैं। मात्रात्मक और गुणात्मक घटक, इन दोनों कंपोनेंट्स को हम डिटेल में पढ़ेंगे, हर एक चीज, ठीक है। अभी इसको देखो, मैंने ड्रॉ करके दिखाया, ये देखिए। तो ये है आरबीआई का साख नियंत्रण, यानी आरबीआई कैसे मौद्रिक नीति के घटक या उपकरणों का प्रयोग करके साख नियंत्रण का कार्य करती है, ठीक है। इसके अंतर्गत दो प्रकार के घटक या मौद्रिक घटक या उपकरणों का प्रयोग करती है, मात्रात्मक और गुणात्मक, ठीक है। मात्रात्मक में हमने बताया कि बैंक दर, दूसरा एलएएफ, एलएफ के अंतर्गत आप क्या पढ़ेंगे, रेपो दर, रिवर्स रेपो दर, एमएसएफ, एसडीएफ, और तीसरा क्या, आनुपातिक कोष प्रणाली। इसमें आप सीआरआर पढ़ेंगे, एसएलआर पढ़ेंगे, आईसीआरआर पढ़ेंगे और ओएमओ पढ़ेंगे, ठीक है। ओएमओ चौथा पॉइंट है, जिसके अंतर्गत आप क्या पढ़ेंगे, स्टरलाइजेशन पढ़ेंगे, जीएसएपी पढ़ेंगे, ऑपरेशन ट्विस्ट पढ़ेंगे और फॉरेक्स, FOREX, फॉरेक्स स्वैप, ठीक है। गुणात्मक में आप क्या पढ़ेंगे, मार्जिन आवश्यकता, शाख की राशनिंग क्या है, नैतिक दबाव क्या है और प्रत्यक्ष कार्रवाई, ठीक है। ये सारे टर्म्स, एक एक टर्म, जितने भी घटक हैं, घटक के अंदर भी जितने कंपोनेंट्स हैं, इन सबको हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। इसके बाद हम आरबीआई के जो कार्य हैं यहाँ से खत्म करेंगे, ठीक है। तो जो मात्रात्मक शाख नियंत्रण और गुणात्मक शाख नियंत्रण के अंतर्गत जितने भी कंपोनेंट्स हैं, चाहे वो सीआर हो, एसएलआर हो, हर एक चीज आप डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। ये बहुत, जितने भी टर्म्स अभी आपने ड्रॉ में देखे, अभी आपने इमेज में देखे, सब चीज आप डिटेल में पढ़ेंगे, और जैसे ही ये कंप्लीट होगा हम मुद्रा शुरू करेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।